कल हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा की। आज हम नहीं, कल की तसिका में हमने ईसाई मिशनरी के संदर्भ में आपको बताया। आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली जो प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। लेट इस गो नाउ। 7:31 हो गए हैं, अभी तक लोग नहीं जुड़ पाए हैं। यदि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चा करें तो 11वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ या सामाजिक आंदोलन हुआ, उसी के समान अंतर को स्थापित करने के लिए, या हम कहें कि उसी की समान अंतर परिणति के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ, और वो निर्माण अमेरिका में हुआ। सवाल आपको प्राप्त हो सकता है पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण कहाँ हुआ, या 11वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए उसकी समानांतर परिणति के रूप में की सोसाइटी का निर्माण हुआ। आंसर होगा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। Which is the correct answer? थियोरटिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। बार बार हम उसका नामकरण कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप में जाने की जरूरत है। फिर से एक बार उसका नाम बताते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। वाक्य को भी याद रखिएगा आप, कहीं ऐसा न हो जाए कि 8वीं 9वीं शताब्दी में हम लोग चले गए तो हमारी ये जो बात है वह लगभग चल रही है 11वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी के मध्य में जब भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, जो सामाजिक आंदोलन हुआ, और उसी की समानांतर परिणति के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ। फिर से एक बार उस वाक्य को दोहराते हैं कि 11वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब कल हमने आपको बताया कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में पोर्तुगीज आए, ईसाई लोग आए, और 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में ईसाई धर्म का कार्य क्षेत्र बन गया। अब हम लोग चलते हैं 11वीं शताब्दी में। तो क्या हुआ, 11वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ, तो उस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की परिणति ऐसी हुई कि उस परिणति के अकॉर्डिंग उन लोगों को एक सोसाइटी का निर्माण करना पड़ा। उस सोसाइटी का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। चूंकि इस सोसाइटी जो थी भारत में आने से पूर्व अमेरिका में इसका निर्माण हुआ। मतलब जब 11वीं शताब्दी में भारत में इस प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे थे और उसकी एक परिणति अमेरिका में हुई, तो भारत के जनमानस में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को प्रभावित करने वाला एक स्वातंत्र पूर्वकालीन संस्थाओं में यह सोसाइटी महत्वपूर्ण कार्य दे रही थी। देखिए, 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो लगभग हम विचार करें कि उस युग में स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, तो स्वतंत्रता पूर्वकालीन संस्थाएं ऐसी थी जिनमें यह सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। और इसकी स्थापना, कोई ना कोई तो प्रयोजन होता है, तो क्या प्रयोजन है, तो इसकी स्थापना मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुता के उद्देश्य को सामने रखकर सन 1875 में,
ध्यान देके सुनिएगा, इस वाक्य में आपको ढेर सारे प्रश्न तैयार हो सकते हैं। पहले तो उद्देश्य है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य है विश्व बंधुता के उद्देश्य को सामने रखना। और कब किया गया? तो सन 1875 में इसकी स्थापना हुई। किसने की और कहा की? तो कर्नल हेनरी स्टील आलकोट, फिर से एक बार, कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावस्की द्वारा, और वो हुई अमेरिका में। अब देखिए, जब आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कब की, कहा की, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की। किस उद्देश्य को सामने रखकर की? विश्व बंधुता के को सामने रखकर की। किसने की? कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावस्की द्वारा। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। एक ही लाइन को लेकर, एक ही वाक्य को लेकर लगभग 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला उद्देश्य, दूसरा कहाँ हुई, तीसरा कब हुई, चौथा किसने किया। अब इस प्रकार के 4 प्रश्नों के वाक्य आपको लगभग एक ही वाक्य में समाहित करके हमने बता दिए। आर यू क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, थैंक यू। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से लेते हैं। 11वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए, उसकी समानांतर परिणति थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में अमेरिका में हुई। एक जगह पर हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ओके। तो स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारे लोगों ने, मतलब भारतीय लोगों ने, अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन किए, और फिर इन्हीं सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का परिष्कार, इसी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की परिणति के रूप में एक सोसाइटी का स्थापन हुआ। और वो जो सोसाइटी थी, वह सोसाइटी का नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और वह सोसाइटी अमेरिका में स्थापन की गई। अर्थात 11वीं शताब्दी के मध्य में एक और जहां पर भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ करता था, उसी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी का परिष्कार करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण अमेरिका में हुआ। और फिर भारत के जनमानस में एक और तो ये चल ही रहा था, दूसरी ओर भारत के जनमानस में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन को और प्रभावित करने वाला स्वतंत्रता पूर्वकालीन संस्थाओं में यह जो सोसाइटी थी, यह महत्वपूर्ण कार्य दे रही थी। इसकी स्थापना, अब आपको एक वाक्य पर 4 सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना विश्व बंधुता के उद्देश्य को सामने रखकर की गई, और विश्व बंधुता को सामने रखकर की जाने वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की। कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावस्की द्वारा की गई, और इसकी स्थापना अमेरिका में हुई। क्लियर हुए? जी मैम। ओके। अब वो दोनों, कौन दोनों? तो कर्नल हेनरी स्टील और मदाम ब्लावस्की, वे दोनों नेता हमारे भारतीय दर्शन और हमारी संस्कृति तथा उस समय के भारतीय धार्मिक आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित हुए थे। हमारे देश की संस्कृति ने न जाने कितने लोगों को प्रभावित किया, आकर्षित किया। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, मेरी जापान यात्रा के द्वारा
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जब जापान में गए तो जापान की संस्कृति से वो लोभान्वित हो गए, आकर्षित हो गए। उन्होंने क्या किया, वहां की संस्कृति को अपना, उन्होंने वहां की संस्कृति का बखान किया। ठीक वैसे ही जब हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो ये पाश्चात्य लोग, विदेशों में रहने वाले लोग भारतीय संस्कृति को देखने के लिए, भारतीय धर्म संस्थाओं का अनुसरण करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो ऐसे ही ये दो लोग यहाँ पर आए, कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावस्की। इन दोनों जो विद्वान थे, ये जो दोनों नेता थे, इन्हें भारतीय दर्शन करना या हमारी संस्कृति को प्राप्त करना, इसे प्राप्त करने के लिए इन आंदोलनों से भी बहुत प्रभावित हो गए। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, हमारे भारतीय दर्शन, हमारी संस्कृति तथा उस समय के भारतीय धार्मिक आंदोलनों से प्रभावित कौन नेता हुए थे? सवाल ऐसा पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नल हेनरी स्टील अल्कोट तथा मदाम ब्लावस्की, जो पाश्चात्य विद्वान थे, अमेरिका में थे, और वो दोनों अपने सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित हुए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो बेटा? तो आप हमें बताओ, आज्ञा दो, हम आगे बढ़े। जी मैम। बढ़ना आगे और क्लियर? जी धन्यवाद। फिर उसके बाद में जब हम 1875 की बात कर रहे थे, तब तक तो इन लोगों के दिल में हमारी संस्कृति को देखना, हमारे धर्म को जानना, या हमारे धार्मिक आंदोलन क्या थे, कैसे चल रहे थे, इसके संदर्भ में वो प्रभावित हो रहे थे। फिर उसके बाद में जब 1889 की बात आई तो 1889 में दोनों भारत आए और भारतीय नेताओं के साथ उन्होंने कार्य किया। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सारे अंग्रेज बुरे थे। ये तो अंग्रेज लोग थे ना, जो अमेरिका से थे, कर्नल हेनरी स्टील आलकोट है या मदाम ब्लावस्की है, या अमेरिका के लोग हैं, ये पाश्चात्य विद्वान है, या हम यूं कहें कि ये फॉरेन कंट्रीज के हैं, अंग्रेज लोग हैं। तो हम यूं नहीं कह सकते कि सारे अंग्रेज खराब थे या सारे अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के प्रति कूटनीति रखी, ये नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अंग्रेज लोगों से उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार किया उस समय में, है ना? क्योंकि हमें पता है कि वो डायरेक्टली गोलियों से मार दिया करते थे, और जब उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बदनामी या कहीं ना कहीं उन्हें भी गोलियां झेलनी पड़ी होगी। देखते आगे क्या होता है। तो इसके पश्चात जब उन्होंने एक बस सुना, उनसे वो प्रभावित हुए, फिर वो दोनों 1889 में, वो कब से लेकर 1875 में उनके दिल में था कि हम यहाँ पर आएंगे, भारत में आएंगे, भारत के दर्शन को, धर्म को, यहाँ के समाज को या उसके आंदोलनों को हम लोग देखेंगे। तब से लेकर 1875 से लेकर उन्होंने प्रभावित हुआ वो। फिर उन्होंने अनेक प्रकार की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वहां पर की, क्या क्या कार्य करते हैं उनका गहन अध्ययन किया, और उसके पश्चात सन 1889 में वो दोनों भारत आए। और फिर भारत में आकर अपने जो भारतीय नेता थे, उन नेताओं के साथ उन्होंने अपना कार्य किया, अपना योगदान किया। इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका में इसकी स्थापना तो पहले ही की थी, और साथ ही में अमेरिका में इसकी स्थापना करवा दी थी। कब करवाई थी अमेरिका में इसकी स्थापना? 1875 में की थी। लेकिन अमेरिका में इसकी स्थापना होने के पश्चात 1889 में ही महाराष्ट्र के बंबई में यह कार्यालय लाया गया। देखिए, कितना कंफ्यूज करने वाला सवाल है। आपको यदि पूछा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कब बनाया गया, आंसर में होगा आपको 1875, 1889, 1890, 1891। आपको करेक्ट आंसर देना होगा
कि इसकी स्थापना पहले अमेरिका में हुई, चूंकि वो 1875 में हुई, और इसके बाद में, इसके पश्चात 1889 में महाराष्ट्र के बंबई में यह कार्यालय खोला गया, और उसके पश्चात उसका अड्यार, मतलब उसका जो प्रमुख केंद्र के रूप में हम कहें, मद्रास में, और फिर प्राचीन अंतरराष्ट्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रीय कार्यालय बनारस ले गए। मतलब देखिएगा कि जैसे जैसे उनको पास में आता गया, पहले बंबई में, क्योंकि बंबई हमारा हेडक्वार्टर था, फिर बंबई से उन्होंने मद्रास, फिर मद्रास में उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का वहां पर ऑफिस खोला। इसके पश्चात उन्हें ऐसा लगा कि चलो ये नेशनल लेवल का ऑफिस अपन बनारस लेकर जाते हैं, फिर वो बनारस लेकर गए। यहां तक क्लियर हुआ? इस पंक्ति में भी आपको ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग राइट डाउन कर रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो कि 1889 में वो दोनों भारत आए। दोनों कौन? तो कर्नल हेनरी स्टील आलकोट, मदाम ब्लावस्की, ये दोनों भारत में आए। फिर इन्होंने महाराष्ट्र की बंबई में यह कार्यालय खोला, और इस उस कार्यालय के बाद में उसका जो प्रमुख केंद्र था या अड्यार जिसे हम कहें, वो मद्रास में स्थापन किया। और फिर धीरे धीरे जब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि और कुछ चाहिए, तो फिर प्राचीन अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, जो प्राचीन हमारे संपदा थी, उसे प्राप्त करने का एक कार्यालय, इंटरनेशनल लेवल का कार्यालय, और फिर राष्ट्रीय कार्यालय, नेशनल ऑफिस बनारस वो लेकर गए। परंतु 1898 में उनके बीच में और एक व्यक्ति का आगमन हुआ, वो है श्रीमती एनी बेजेंट। श्रीमती एनी बेजेंट ने भारत में ही स्थिर रूप में स्थायी होकर इस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांतों का प्रचार किया। अब देखिए, ये तो विदेशी होकर आए, लेकिन ये विदेशी होकर भी हमारे देश में बस गई। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी राष्ट्रभाषा केवल यहाँ पर नहीं है, तो विदेशों में पहुंच गई है। तो विदेशी भाषा को प्राप्त करने वाले जो लोग थे, जैसे बटराल जी का अभी अभी देहांत हुआ, वो है तेजेंद्र शर्मा जी हैं, जो विदेशी भाषा, अपने देश की भाषा को वहां जाकर उन्होंने फैलाया। वैसे ही कार्य यहाँ आकर जो हमारी श्रीमती एनी बेजेंट है, वो भारत में ही स्थिर रहे। भारत में इसलिए स्थिर रही क्योंकि उसे पता था, वो अंग्रेज थी, अंग्रेज होने के बावजूद भी वह अपने भारत देश की संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी समाज को बचाने का भरसक प्रयास करती थी। इतना ही नहीं, तो उन्होंने अपने भारत देश में स्थिर हो गई, और उसके पश्चात उसने इस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांतों का प्रचार किया। जनमानस ने श्रीमती एनी बेजेंट के विचारों को समझा, और सामान्य लोग भी इस सोसाइटी की ओर आकर्षित हो गए। अब देखिए कि अब तक तो केवल हम कहें कि मेल मेल हुआ करते थे, फीमेल वहां पर नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजी औरत का आगमन ऐसी सोसाइटी में हो गया, और वो बातें कहने लगी अपने देश की धर्म की, अपने देश की जो संस्कृति है उसकी, तो हमारा जो जनमानस था, हमारी जो ग्रामीण जनता थी, वह भी श्रीमती एनी बेजेंट के विचारों में समाविष्ट हो गई। उन लोगों को भी ऐसा लगा कि यार ये तो अपनी ही सारी बातें बता रही है, और वो भी बहुत अच्छी बात बता रही है। तो फिर जो भारतीय जनमानस था, वह पूरा जनमानस श्रीमती एनी बेजेंट के विचारों को उन्होंने आत्मसात किया। अब देखिए, जब, और ऐसा ही तो होता है बेटा कि हम अपने देश की संस्कृति को मानते नहीं है, जब विदेशों से वो संस्कृति आती है ना, तो उसे हम तुरंत आत्मसात कर लेते, चाहे वो फिर कौन सी भी संस्कृति क्यों न हो, है ना। विदेशों ने बताया इसलिए हम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो विदेश से आई हुई है। लेकिन जब हमारे इंडियन साइंटिस्ट हम लोगों को बताते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हम उसका मजाक उड़ा लेते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे विदेशों से आई हुई जो
विदेशी जो औरत थी जो भारत में आकर स्थायित्व ग्रहण कर रही थी, जिसका नाम, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी महिला थी जो विदेशी थी मूलतः, लेकिन जो भारत में आकर स्थिर रूप में स्थायी हो गई थी। और उसने कब आगमन किया? तो 1898 में उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट का आगमन अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में हुआ, और वह भारत में ही स्थिर रूप से थी, स्थायी हो गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांतों का प्रचार वो कर रही थी। और प्रचार ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो जनमानस तक, अर्थात सामान्य लोगों को समझाए और वो सामान्य लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाए, इस प्रकार का वक्तव्य हमारे एनी बेसेंट का हुआ करता था। इतना क्लियर हो गया हो आपको तो आगे बढ़े। जी मैम। ओके, धन्यवाद। फिर भारतीय जनमानस में इस संस्था के प्रचार तथा प्रसार के कारण गहरा प्रभाव दिखाई देने लगा। देखिए, जब कोई बाहर का आता है और हमें समझाता है तो हमारी समझ फिर समझ जाती है कि नहीं, हमें इसे आत्मसात करना चाहिए, हम इसके साथ में काम करना चाहिए, इसके विरोध में काम करना चाहिए, ये हमारी नींव बन जाती है। जब हमारे ही लोग उनको बताते थे तो हम लोग सुनते नहीं थे। अब हमारे लोगों ने नहीं बताया बल्कि बाहर से आए लोगों ने बताया, तो फिर हमारी भारतीय जनता सतर्क हो गई। और फिर क्या हुआ कि भारतीय जनमानस में इस संस्था के प्रति प्रचार और प्रसार का एक गहरा प्रभाव दिखाई दिया। राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा के प्रति लोग समर्पित होने लग गए, और ऐसे में सोसाइटी पर आर्य समाज का भी प्रभाव हुआ। अब देखिए, एक और, जब हम धर्म की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म की नहीं, बल्कि ऐसी कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन वहां पर हुए थे, जिनसे सारे लोग, कतिपय लोग प्रभावित हो गए। उन प्रभावित होने वाले लोगों में दो विद्वान विदेश से थे, उनका नाम हम ले चुके हैं। और उसके पश्चात ये जो महिला थी, ये भी उनसे, हमारे भारतीय धर्म से, समाज से प्रभावित हो गई थी, लाभान्वित हो गई थी। और जिस कारण वहाँ की जनमानस को राष्ट्रभाषा के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति एक जिज्ञासा प्राप्त करना, राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रभक्ति को प्राप्त करवाना, इस अपनी सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त होने लगा। और ऐसे समय में हमारे सोसाइटी पर गहरा प्रभाव आर्य समाज का हुआ। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी पर किस समाज का प्रभाव था? तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, आर्य समाज का है, ब्रह्म समाज का है, या और दूसरे किसरे विदेशी समाज का है। तो आपको याद दिला दूं बार बार कि सोसाइटी पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ने लगा था। किसने की आर्य समाज की स्थापना? दयानंद सरस्वती जी ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सोसाइटी की स्थापना एक और अमेरिका में हुई, किसने की? इसका नामकरण हो गया। इस पर प्रभाव किसका है? तो आर्य समाज का है। आर्य समाज का निर्माण किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व की गहरी परछाई इस सोसाइटी पर दिखाई दी। आप देखिएगा कि एक और अंग्रेज लोग, दूसरी ओर अंग्रेज को मिलाने वाली हमारी भारतीय सामान्य जनता, और भारतीय जन सामान्य जनता पर प्रभावित होने वाले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, और अधिक आकर्षित बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा, दार्शनिक बनने जा रही है हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी।
अब देखिएगा कि जैसे स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी के व्यक्तित्व की गहरी परछाई इस सोसाइटी पर दिखाई दी, और इसी प्रभाव के कारण इस सोसाइटी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु भी स्वीकार कर लिया। आपको छोटा सा और सवाल पूछा जा सकता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का आध्यात्मिक गुरु किसे स्वीकार किया गया? आंसरिंग होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि इस सोसाइटी पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी, और इसका प्रभाव इतना था कि इस सोसाइटी के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु उन लोगों ने बना लिया। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। अब यदि हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कहाँ अब देखिए, अब हमने देखा, शुरू से लेकर आते हैं, कौन सी शताब्दी में, कौन से मध्य में यह कार्य हुआ, 11वीं शताब्दी के मध्य भारत में। और फिर किस प्रकार का आंदोलन हुआ? ऐतिहासिक आंदोलन नहीं, राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। और धार्मिक सामाजिक आंदोलन की परिष्कृत परिणति, समानांतर परिणति थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में परिव्याप्त हुई, और जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ। भारत के जनमानस में धार्मिक तथा सामाजिक जो आंदोलन थे, उस आंदोलन को प्रभावित करने वाली अनेक प्रकार की सोसाइटियां थी, लेकिन उन सोसाइटियों में हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना विश्व बंधुता को सामने रखकर की गई थी, और वो स्थापना 1875 में की। किसने की? कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावस के द्वारा हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। और फिर ये दोनों नेता हमारे भारतीय दर्शन और अपनी संस्कृति को उस समय से लेकर 1875 से लेकर आज तक वो अत्यंत उन आंदोलनों से प्रभावित रहे। कब तक? 1889 तक। फिर उन्हें ऐसा लगा कि 75 से लेकर हम उसके सिद्धांतों को देख रहे हैं, उसके विश्व बंधुता के निर्णय को देख रहे हैं, कौन कौन से प्राप्त करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, संस्कृति यहाँ के कैसे है, संस्कार वहां के कैसे हैं, उन सबको उन्होंने 1875 से लेकर 89 तक पूरा गहन अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि चलो हम एक बार फ्लाइंग विजिट करके आते हैं। फिर वो अपने भारत में आए। फिर भारत में आकर इन्होंने अपने जो नेता थे उन नेताओं के साथ कार्य करना शुरू किया। फिर अमेरिका में जैसे इसकी स्थापना उन्होंने करवाई थी, ठीक वैसे ही स्थापना 1889 में महाराष्ट्र के बंबई के कार्यालय में, बंबई में जो कार्यालय बनाया गया उसमें यह उन्होंने उसकी स्थापना करवा ली। और इसके पश्चात उसका जो प्रमुख, हम कहे कि अड्यार, या हम कहे कि जिसका प्रमुख केंद्र मद्रास में स्थापित किया गया। फिर यहाँ से जो प्राचीन हमारा अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था, यहाँ हम कहे कि इंटरनेशनल ऑफिस तथा नेशनल ऑफिस के रूप में बनारस में वो लेकर गए। फिर उसके पश्चात 1898 में श्रीमती एनी बेजेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी में आगमन हुआ। और ये जो महिला थी ये मूलतः विदेशी थी। विदेशी महिला होने के बावजूद भी वह अपनी देश की संस्कृति को, अपने समाज से लाभान्वित हो गई, प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई। जैसे हम चीनी संस्कृति से, जापान की संस्कृति से आकर्षित हो जाते हैं, तो जैसे हम लोग जापान होके आते हैं, है ना, वहां की संस्कृति को अपनाते, ठीक उसी प्रकार ये जो महिला थी श्रीमती एनी बेजेंट, जो 1898 में भारत में एक स्थिर रूप में स्थायित्व ग्रहण कर चुकी थी, इसने इस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया, उसने प्रचार किया। और ये जो प्रचार था, यह प्रचार केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि सर्वसामान्य जनमानस तक उसने पहुंचाया। और जब वह भारतीय जनमानस की वह प्रचार प्रसार का कारण बनी, तो सारे लोग जो थे वह, मतलब पूरा समाज हमारे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति,
समर्पित होते हुए दिखाई देने लगी। हम लोगों को यह एहसास तब हुआ कि विदेशी महिला हमारे राष्ट्र के प्रति कितनी राष्ट्रभक्ति रखती है, हमारे राष्ट्रभाषा के प्रति इसकी कितनी एकाग्रता है, कितना वो आगे ले जाना चाहते। तब हमारे भारत के जो जनमानस था वह इनसे प्रभावित हो गया। उस आंदोलन में फिर वो सहभागिता उन्होंने दर्शाई और फिर जाके कई प्रकार के लोग इस पर समर्पित होने लगे, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पित होने लगे। और ऐसे सिचुएशन में हमारी सोसाइटी पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व की गहरी छाप ऑलरेडी ही सारे समाज पर थी है, लेकिन जब ऐसे समाज में सोसाइटी का निर्माण हुआ तो सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में आर्य समाज का गहरा असर उस पर हुआ। सोसाइटी पर जब प्रभाव उनका होता हुआ, गहरा असर होता हुआ दिखाई दिया, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व की गहरी परछाई, गहरी छाप उस पर थियोसॉफिकल सोसाइटी पर इस प्रकार से पड़ी जिस कारण उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। और हम देखते आ रहे हैं कि धर्म के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र भक्ति के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में यदि यह सोसाइटी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ठीक उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा। इसमें विशेष घटना तब हुई जब स्वयं श्रीमती एनी बेजेंट ने 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। सवाल आपको पूछा जा सकता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल कहाँ खोला गया, कब खोला गया, किसने खोला? 3 प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वाक्य में हमने दे दी। विशेष घटना के रूप में तब हुआ जब श्रीमती एनी बेजेंट ने स्वयं खुद ने ही 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। इज दैट क्लियर? जी मैम। ओके गुड। और फिर इसी सेंट्रल हिंदू स्कूल का नामकरण बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो गया। स्कूलों में स्कूल की स्थापना पहले करवा ली और फिर स्कूल के बच्चे जो स्कूली लेवल तक पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसका सेंट्रल हिंदू कॉलेज करवा लिया। मतलब बहुत बड़ी स्थापना वहां पर हुई और एक विशेष घटना का निर्माण श्रीमती एनी बेजेंट के माध्यम से हुआ। फिर से एक बार उस वाक्य को दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं कि एक विशेष घटना हुई जब स्वयं श्रीमती एनी बेजेंट ने 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला और जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बन गया। इस सोसाइटी का विश्वास था कि भारत देश अपनी संस्कृति के आधार पर ही प्रगति प्राप्त कर सकता है या प्रगत हो सकता है। पूरा विश्वास कब हो सकता है? देखिए, इस सोसाइटी का सर्वप्रथम विश्वास किस पर था? भारत देश पर, भारतीय देश की संस्कृति पर। और इस कारण आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का विश्वास किस पर था? अलग अलग लोगों के नाम आ सकते हैं और साथ में आपको नाम आ सकता है भारत देश और अपनी संस्कृति पर विश्वास था। ये करेक्ट उसका आंसर है। आपको विश्वास के रूप में नामकरण किए जा सकते हैं, आपको द्विधा मनस्थिति में डाल सकते हैं, कंफ्यूज करवा सकते हैं कि इस सोसाइटी का विश्वास स्वामी दयानंद सरस्वती पर था, एनी बेजेंट पर था, या कर्नरी हेनरी स्टिल आलकोट, मदाम ब्लावस्की पर था, या भारत देश और अपनी संस्कृति के आधार पर इनको विश्वास था। किस पर विश्वास था? तो इस सोसाइटी का एक मात्र विश्वास था कि भारत देश और अपनी संस्कृति ही आधार बन सकती है अपने भारत देश को प्रगत बनाने में। और इस सोसाइटी के कारण भारत में जो शिक्षित थे वे प्रचलित संस्था तथा सभ्यता को गौरव की दृष्टि से देखने लगे। अब तक इन लोगों में यह ज्ञान नहीं था, यह
प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था कि किस प्रकार की संस्था का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब श्रीमती एनी बेजेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, तो उस स्कूल का नामकरण पश्चात में सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो गया। तब कई हमारे भारत के जो शिक्षित वर्ग थे, जो उस संस्था के प्रति या सभ्यता को गौरव की दृष्टि से देखने लगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज में जो संस्था थी उसमें, और फिर इस सोसाइटी के संदर्भ में प्रसिद्ध भारतीय विचारवंत डॉक्टर राधाकृष्णन को पहचानते होंगे, कोई भी नहीं है ऐसा कि जो नहीं पहचानता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्वयं कहा कि ऐसे समय जब राजनीतिक असफलता सभी और अंधकार छा गया था और भारत के लोग अपनी संस्कृति को मूल तत्वों में संदेह करने लगे थे, थियोसॉफिकल आंदोलन उन मूल तत्वों में लोगों की आस्था पुनः दृष्ट करके राष्ट्र की महान सेवा प्रदान की। यह वाक्य आपको पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कथन किस व्यक्ति का है। फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि जब इस प्रकार की सोसाइटी अपना उच्चतम कार्य कर रही थी, तो उस उच्चतम कार्य को स्थापित करने के पश्चात कई लोगों ने अपने मत वहां पर रखे। पहला मत डॉक्टर राधाकृष्णन का था। उन्होंने कहा भारतीय विचारवंत के रूप में कि ऐसे समय में जब हमारी राजनीतिक असफल हम हो चुके थे और राजनीतिक असफलता ने सभी और अंधकारपूर्ण वातावरण निर्माण कर दिया था, तो भारत के लोग अपनी ही संस्कृति पर संदेह व्यक्त करने लगे थे। हमारी संस्कृति ऐसी और हमारी संस्कृति वैसी, ऐसे भी कहने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। और ऐसे समय में थियोसॉफिकल आंदोलन ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हमारे मूल तत्वों के रूप में लोगों की आस्था को जागृत कर दिया। और जागृत ही नहीं किया बल्कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति को जागृत कर दिया। और महान सेवा के रूप में राष्ट्रभक्ति का एक प्रचंड माप रूप में हम कहें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ। और इस संस्था अपने सिद्धांत के प्रचार और प्रसार के लिए जो साहित्य प्रसारित करती थी वह अंग्रेजी में तो होता ही था, परंतु हिंदी में भी प्रकाशित किया जाता था। 2 भाषाओं में हुआ करता था, एक अंग्रेजी में हुआ करता था और दूसरा हिंदी में हुआ करता था। और इसका कारण भी यह था कि तत्कालीन समय में हिंदी का अच्छा प्रसार और प्रचार हुआ। भारतीय जनमानस में हिंदी के प्रति विशेष अभिरुचि का निर्माण हुआ। और वैसे इस सोसाइटी द्वारा हिंदी भाषा के जो विशेष सेवा की गई, उसका मुख्य स्रोत भारतीय संस्कृति तथा भारतीय चिंतनशील विचारों से वह अति प्रसन्न था। अब इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय चिंतनशील विचार क्या है। तो इस सोसाइटी के उद्देश्य को सामने रखते हुए विश्व बंधुता तो है ही, और विश्व बंधुता के साथ साथ इस सोसाइटी के द्वारा जो मुख्य स्रोत का निर्माण हुआ, वह मुख्य स्रोत था भारतीय संस्कृति तथा भारतीय तथा चिंतनशील विचार, जो अत्यंत प्रसन्नता से सभी लोगों ने स्वीकार किए। इस प्रकार से 11वीं शताब्दी में अमेरिका में जो प्राप्त होने वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसने अपने भारत में आकर अपने पैर जमा लिए। केवल पैर ही नहीं जमाए बल्कि एक आदर्शवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण कर्नल हेनरी स्टील आलकोट तथा मदाम ब्लावर्सकी, जो कि अमेरिका में उन्होंने की, लेकिन श्रीमती एनी बेजेंट जो एक अंग्रेजी विद्वान होने के पश्चात भी भारत में स्थायित्व ग्रहण कर चुकी थी, और जिनके महत्वपूर्ण योगदान से यह हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्य था वह राष्ट्रभक्ति के रूप में राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पित होने में हमारे जनमानस जो था वह लाभान्वित हो गया, प्रभावित हो गया, आकर्षित हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये जो पॉइंट है वह आज क्लियर हो गया है। जी मैम।
आपको समझ में आ गया? जी। कौन सी शताब्दी में यह कार्य हुआ? 11वीं शताब्दी में। वेरी गुड। कौन कौन से आंदोलन हुए? राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक? धार्मिक व सामाजिक। वेरी धार्मिक गुड। आंदोलन। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति क्या है इसके बारे में। और विश्व बंधुता का उद्देश्य सामने रखा। किसने रखा? जी मैम। किन दो विद्वानों ने रखा? दो विद्वानों के नाम अंग्रेजी विद्वान है, मुझे लगता है कि कम से कम 20 बार आए हैं। कर्नल हेनरी स्टील हाँ। कर्नरी हम्म। कर्नल हेनरी स्टील हारकोट आलकोट। और हम्म। आलकोट और मादाम बालास्कोन। मदाम ब्लावस्की, है ना? इन दोनों द्वारा कब हुआ? इसकी स्थापना अमेरिका में कब हुई? कब से वो प्रभावित थे हमारे देश की संस्कृति को लेकर? 1875 में। 1875। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर इसकी स्थापना कब कहाँ की उन्होंने? अमेरिका में इसकी स्थापना उन्होंने कब की? कब से प्रभावित थे हमारे? हाँ, बोलो बोलो कविता। 1875 में की वेरी थी। गुड। 1875 तक वो अपने देश से, संस्कृति से प्रभावित हो गए थे। फिर उनका आगमन भारत में कब हुआ? उनका आगमन हमारे भारत में कब हुआ? 1889 में हुआ। ठीक है। उन्होंने अपने भारतीय नेताओं के साथ कार्य किया। अमेरिका में इसकी स्थापना होने के पश्चात उन्होंने फिर से 1889 में अपने देश में काम किया, भारत में। भारत के किस प्रांत में उन्होंने यह कार्यालय खोला? महाराष्ट्र के मुंबई में। वेरी गुड। और उसके बाद में उसका प्रमुख केंद्र कहाँ खोला गया, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय? मद्रास में। वेरी गुड। और राष्ट्रीय कार्यालय? बनारस। वेरी गुड। उसके पश्चात 1898 में किस व्यक्ति का आगमन हुआ सोसाइटी में? श्रीमती एनी बेजेंट। वेरी गुड। इन्होंने न केवल अपने प्रमुख सिद्धांतों का प्रचार किया, अपितु सामान्य लोग समझे ऐसी विचार शैली की और उन्होंने सामान्य लोग सोसाइटी की ओर आकर्षित होने लगे, इस प्रकार का गहरा प्रभाव उन्होंने दिखा दिया। ओके। और फिर धीरे 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 लोग राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पित होने लग गए। और ऐसे समय में सोसाइटी पर किस समाज का प्रभाव दिखाई दिया? आर्य समाज का। वेरी आर्य गुड। समाज का। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। स्वामी हाँ। दयानंद किस सरस्वती ने। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेरी गुड। उसी युग में विशेष घटना क्या घटित हुई? 1898 में कौन सी एक विशेष घटना का निर्माण किया गया? क्लू दे देते। एनी। सेंट्रल हिंदू स्कूल। वेरी गुड। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? एनी बेजेंट ने। कब की? 1898। वेरी गुड। उसका नामकरण बाद में कौन से कॉलेज में परिवर्तित कर दिया?
सेंट्रल हिंदू कॉलेज। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ओके, हाँ, इस सोसाइटी पर जो शिक्षित लोग थे उस प्रचलित संस्था और सभ्यता का गौरव दिखाई दिया। तो भारतीय विचारवंत में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वयं इसके मूल सिद्धांतों को आत्मसात किया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, आपका ये पॉइंट ओवरऑल क्लियर हो गया। हाँ, और एक प्रश्न है कि जब इसने इस संस्था ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया तो साहित्य निर्माण में किन दो भाषाओं का प्रचलन उन्होंने किया? अंग्रेजी और हिंदी। वेरी गुड। और भारतीय जनता हिंदी भाषा के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी में भी उसका निर्माण किया। और इसका मुख्य स्रोत था, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, जब हिंदी भाषा की जो विशेष सेवा वहां पर होती थी तो उसका मुख्य स्रोत क्या था? भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतनशील विचारों को प्रस्तुत करना, यह दो प्रमुख स्रोत उनके। क्लियर? हाँ, देखिए, आपको अब इस पर केवल टिप्पणी पूछी जा सकती है। ध्यान में रखिए, यदि मैन्युअली लेवल पर आपकी एग्जाम होती है तो मैन्युअली लेवल पर जब आप कॉलेज में जाओगे और वहां पर यदि आपकी एग्जाम होती है तो आपको मात्र और मात्र टिप्पणी नुमा सवाल पूछा जा सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो जैसे हमने आपको अभी ब्रीफ में बताया, जैसे हमने सवाल बताया, तो उन्हीं सवालों के आंसरिंग यदि आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो तो आपकी टिप्पणी हो गई तैयार, आपके 8 नंबर हो गए वसूल। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपका ऐसा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आपको इसकी डीप स्टडी करनी होगी बेटा। लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल बात अपन लिख सकते हैं, लेकिन जब ये गूगल फॉर्म वाली बात आती है ऑनलाइन वाली, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आपको बीच बीच में इसीलिए सवाल करते रहते। तो ऐसा आपका सवाल, ठीक है। हमारा शायद टाइम कंप्लीट हो चुका है, हम यात्रा साहित्य के लेक्चर में मिलते हैं। ओके ओके मैम। जी, ओके, बाय बेटा। बाय।